जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए, जहां पे हमने 6 प्रैक्टिस सेट अभी तक सॉल्व कर लिए। आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आए हैं, जहां हम टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि दोस्तों इजी टू टॉप लेवल के रहेंगे, ठीक है ना, जो कि दोस्तों आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न को सॉल्व करने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, ओके। और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि दोस्तों अगर ए उसको ए रुपये में खरीद रहा था तो उसको 20% का लाभ होगा, यानी कि 100 से 120 हो जाएगा, यानी कि 120% पर बेचेगा। परसेंट आएगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन डाट बनेगी, जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो बनेगी 6/5 बनेगी। अब बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो भाई साहब ये बी का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्योंकि वो उस पर खरीद रहा है और ए उस पर बेच रहा है, तो ए के लिए क्या होगा, वो एसपी होगा, यानी कि विक्रय मूल्य होगा, हाँ है ना। तो भाई इसको फिर से 20% लाभ पर बेचेगा बी, तो 6/5 फिर से बनेगा। और सी इसके लिए कितने रुपए दे रहा है दोस्तों, 360 रुपये का भुगतान करता, तो ए इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो ए कितना भुगतान किया था, तो आप देखोगे कि ये सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा, हाँ है ना। सी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि 360 के बराबर है, हाँ है ना। 6 गुणा 6 36 बनेगा, 36 से 36 कटेगा 10, 25 गुणा यानी 5 गुणा 5 25 होगा, और 25 गुणा 10 इधर करेंगे तो दोस्तों बनेगा 250। ओके, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि ए बी बटे ए सी, यानी कि ए बी बटे ए सी बराबर है बी डी बटे डी सी के, बी डी बटे डी सी का। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है कि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। ये अप्लाई तभी होता है जब ये एंगल वाई सेक्टर हो, है ना। अगर ए आपको दिया है प्रश्न में, तो इसका मतलब है दोस्तों ये एंगल वाई सेक्टर है। ओके, चलिए, अगर एंगल वाई सेक्टर है, आपने पढ़ा होगा, अगर ये एंगल वाई सेक्टर होता है तो ये एंगल वाई सेक्टर होता है, तो इसका और इसका अनुपात बराबर होता है इसका और इसके अनुपात के, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अगर एंगल वाई सेक्टर है तो भाई ये 28 है, तो ये भी कितना होगा, 28 डिग्री होगा, हाँ है ना। आप पूछ रहा है कि ए बी सी का मान बताइएगा, यानी कि ए बी सी, यानी कि इस वाले एंगल का पूछ रहा है। तो भैया अगर आप देखोगे कि ओवरऑल सबका जो त्रिभुज होता है, उन सबका जो औसत होता है एंगल का, वो 60 होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो भाई ये 60 था, ए भी 60 होगा, है ना। लेकिन आप देखोगे कि ये 28 + 28 कितना हो रहा है दोस्तों, 56 हो रहा है। मतलब इसको 60 होना था, लेकिन कितना दोस्तों, 56, यानी कि माइनस के 4 कमी हुई, तो ये माइनस की 4 कमी यहाँ पे भरपाई कर देंगे 4, ठीक है ना। तो 64 बन जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना, 180 में से सभी एंगल का सम घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ए एक कार को 24 दिन में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन कार किया। दोस्तों अगर 24 दिन में काम कर रहा था और 21 दिन कर लिया, तो कितने दिन का शेष बचेगा, 3। ए बच गया कि नहीं बचा, यानी 3 दिन का काम बच गया। और बी ने शेष कार को 5 दिन में कार किया, यानी कि 5 दिन में कर रहा, तो काम कितना हो जाएगा, 5 गुणा बी। तो ये काम बराबर होगा, क्योंकि ए भी शेष बचा था और इस शेष को इसने 5 दिन में कर दिया, हाँ है ना। तो यहाँ से ए अनुपात बी निकालेंगे दोस्तों, ए अनुपात बी निकलेगा 5/3, हाँ है ना। तो 5/3 अगर हमारा निकल आया, तो अगर हम वर्क देखेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 गुणा ए, 24 गुणा ए, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 है ना। ए क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए भी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो भाई ए भी मिलकर यानी कि 8 काम करेंगे, 8 इफिशियंसी होगी। और टाइम निकालने के लिए वर्क में टाइम इफिशियंसी का डिवाइड कर देंगे, 8 × 3 = 24 और 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 दिन आपका हो जाएगा, हाँ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 दिन हो जाएगा। वर्क में 18 के 8 से डिवाइड करना, 18 नहीं 8 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 रुपये की राशि कितने समय में बढ़कर इतने रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि होती है। त्रैमासिक मतलब दोस्तों 3 मंथ में, हाँ है ना, 3 मंथ में। दोस्तों 12 मंथ की जो रेट दी है वो 10% दी है। अगर मुझे 3 वर्ष की निकालना है तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो 3 मंथ में, सॉरी 3 वर्ष नहीं 3 मंथ, 3 मंथ की अगर निकालना 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10/4% आपका रेट आ जाएगा 3 महीने का, हाँ है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जो समय होता है, जैसे कि हम मान के चलो n, उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का, हाँ है ना। यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं रेट को, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं समय में, ओके। तो यहाँ पे जो आपका समय आ जाएगा वो आ जाएगा 4n, हाँ है ना। और जो रेट आएगी दोस्तों वो आएगी 10/4% इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1/40 आ जाएगी, हाँ ना। परसेंट हटा देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कटेगा, ओके। अब देखो पी और ए, ये कितना 3200 है, ये कितना 3362 है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको 2 से काटेंगे ना तो ये बनेगा 16, ओके। और यहाँ पर काटेंगे 33, इसको ये कितना दोस्तों 3362 है, ठीक है ना। तो ये 1600 और ये कितना बनेगा दोस्तों आपका 41 का बरक बनेगा। जैसे 2 से काटेंगे 1, इसको काटेंगे 13 बनेगा, 6 इसको काटेंगे तो 8 और 1, यानी कि क्या बनेगा 1681 बनेगा। देखो दोस्तों अगर हम देखेंगे ये आपका यहाँ से क्या बनेगा 40 से 41 बनेगा, हाँ है ना। यानी कि ए पी होगा, ए होगा, तो 1 वर्ष का तो ए रेशियो होता है, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 40 की पावर कितनी है दोस्तों, 2 है। 40 की पावर में लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 41 की पावर में लिखेंगे 2। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे कि 40 41 1 वर्ष का, तो हम क्या करेंगे 1 पावर लगाएंगे, और 2 वर्ष का तो 2 पावर लगाएंगे, हाँ ना। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे जो समय आ रहा है वो 2 वर्ष आ रहा है, लेकिन जो समय होगा 2 वर्ष वो किसके बराबर होगा, 4n की। और जो आपका वास्तविक समय था वो n था, क्या था वास्तविक समय, n था। लेकिन ये तो जो अपन गुणा करने के बाद आ रहा है 2 वर्ष, तो हाँ है ना। तो देखिएगा अगर हम 4n के बराबर
बराबर 2 बार से रख दें तो n का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, n का मान आ जाएगा 1/2, n का मान क्या आएगा 1/2 यानी कि 1/2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडवांस रूल से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 8 से काटेंगे, 24 को 3 बार जाएगा और एक गुणा लगा हुआ 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 बनेगा, हाँ है ना। अब इस डिवाइड है और डिवाइड को फिर 1800 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 200 बनेगा, हाँ है ना। और प्लस के 16 बनेगा। नीचे देखेंगे तो नीचे दोस्तों 2 से 16 को 32 को काटेंगे 16 बचेगा, ओके। और फिर 16 ऊपर है, देखो गुणा का चिन्ह लगाओ तो 4 से 16 कट जाएगा, कितना बचेगा 4। और फिर 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 बनेगा, हाँ है ना। तो ऊपर बनेगा 216 बटे कितना बन जाएगा 12। इस तरह से काटेंगे 12 एकम 12, ओके। बचेगा कितना दोस्तों 9 बचेगा, 12 8 96 यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा, ओके। देख लीजिएगा, सॉरी हाँ चलो यहाँ पे कितना 12, कितना बचेगा दोस्तों, एक में से 2 जाएगा 9 यानी कि 96 बचेगा, हाँ 9 नहीं बचेगा, 9 बचेगा 21 से 96, 12 8 96, 18 आंसर इसका रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4y - 1 और y + 4 दोनों इतने इतने के गुणनखंड है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखो दोस्तों जब भी एक गुणनखंड दे तो कुछ नहीं करना, y का मान 4 आपको ऑप्शन में रख यानी कि इसमें रख देना है, हाँ ना, जो कि दोस्तों -4, ये -4 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें रख देंगे तो इसका जो मान होगा वो 0 होगा। तो अगर एक वेरिएबल दिया होता तो हम उसका मान निकाल लेते, 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो कुछ नहीं करेगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा किसके बराबर, इसके बराबर, हाँ ना। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो बनेगा 4, तो बाई का बाई के साथ करेंगे तो 4y², हाँ ना। और बाई का 4 के साथ करेंगे तो प्लस के 16y, और -1 22 का करेंगे तो -y, फिर -1 और प्लस का 4 करेंगे तो -4, हाँ है ना। तो इसको क्या कर देंगे अपन 15y आ जाएगा, हाँ है ना। अब क्या देखोगे, आप इसकी तुलना कर दोगे, यहाँ पे क्या बीच में 15y है, यहाँ पे 15y मिल रहा है, हाँ है ना, आपको भी हाँ मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो हम कर लेते, क्या कर लेते, दोनों का एलसीएम लेके हम दोनों जगह क्या बना लेते, बराबर बना लेते। जैसे मान के चलो यहाँ पे कितना होता है 30 होता, हाँ है ना। तो यहाँ पे अगर 30 बनाना है तो 2 का गुणा कर देते, हाँ है ना। तो दोनों जगह समान बनाना है आपको, ओके। तो दोनों जगह समान ऑलरेडी दिया हुआ है तो कुछ नहीं करिएगा। यहाँ पे 22² का गुणा कितना पी, यहाँ पे 22² का गुणा कितना 4, तो इसका मतलब जो पी का जो मान होगा वो 4 होगा, हाँ है ना। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, हाँ ना। अब क्या बचा हुआ है पी, क्यू, क्या बचा क्यू, तो की का मान डाट कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4, माइनस के 4 नहीं क्योंकि माइनस तो इसमें भी दिया हुआ है, ओके। तो माइनस से माइनस कटेगा तो बाई क्यू का मान 4 आ जाएगा, और पी का मान भी 4, क्यू का मान भी 4। इसका मतलब जो आंसर होगा दोनों बराबर होंगे, पी बराबर क्यू होगा, हाँ है ना। तो दोनों का गुणा कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या करना, गुणा करके आपको तुलना कर देना है, ठीक ना। यहाँ पे जो प्रश्न आपको दे रहा है कि क्या कह रहा है वो कि संदर्भ आपको दिए, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऊपर पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। आपके सब्जेक्ट हैं, आपके क्या क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ऐसे आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो, पूछ रहा है कि किस छात्र के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम है, यानी कि किसकी परसेंट कम है। भाई स्कूल में देखते हैं ना किसकी अधिकतम है किसकी कम, यही तो देखते हैं। तो भाई स्कूल में अगर हम देखें, अगर एक सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर है इसमें 550 है, तो भाई 5 सब्जेक्ट के लिए 250 होंगे। तो भाई सबकी अगर परसेंट निकालेंगे तो भाई 250 को तो सबसे डिवाइड करेंगे ना। तो केवल डिपेंड किस पे करता है, उनके सम पर, यानी जिसका सम ज़्यादा होगा उसकी परसेंट ज़्यादा होगी, जिसका सम कम होगा उसकी परसेंट कम होगी, हाँ है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपन को ऑप्शन में डी मिल रहा था, हाँ ना। तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 1 सेकंड भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी मिल रहा था, तो सबसे पहले डी को जोड़ेंगे। डी को जैसे जोड़ देंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, डी को अगर हम सबको जोड़ेंगे 40, 48, 48, 49, 46, जैसे ही दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओके जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 231 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 231, ओके। सी को जोड़ेंगे, सी जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों आपका 182, कितना बनेगा 182। इस तरह बी को जोड़ेंगे तो बी बनेगा दोस्तों 129, और ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 130। अब कोई बच्चे कह रहे हैं ए को क्यों नहीं जोड़ रहे, भाई ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये को क्यों जोड़ें, क्यों अपना ये 10 सेकंड खराब करें, ओके। तो देखो दोस्तों आप कम मिनिमम मार्क्स किसके लग रहे हैं, तो आप देखोगे कि 129 सबसे कम है, यानी कि बी के मार्क्स, बी का समय वो सबसे कम है, तो सबसे परसेंट कम किसकी होगी, बी की होगी, हाँ ना। तो चलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सॉरी बी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी होगा, उसमें बी होगा, ठीक है ना। चलिए यानी कि बी स्टूडेंट के जो परसेंट है वो न्यूनतम होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 4.14 घंटों को घंटे मिनट सेकंड में लिखिएगा। तो भाई घंटे के लिए तो दोस्तों हम 4 ही लिख देंगे, हाँ ना। अब बचाया हुआ है 0.12, इसको अगर मिनट में बदलना है, तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हाँ है ना। ये आंसर आएगा मिनट में, सॉरी आवर में, किस में आएगा, आवर में। मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, हाँ है ना। तो एक इससे कट जाएगा और आगे सॉल्व करेंगे, 14 कितना होता है दोस्तों, 84 होता है, हाँ ना। तो भाई 84 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.4 आएगा, लेकिन ये मिनट में आएगा, हाँ ना। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्णांक लेंगे 8, तो 8 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। बचेगा क्या 0.4 को फिर से पॉइंट हटाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, ये मिनट में होगा, किस में होगा, मिनट में। सेकंड में बदलने के लिए किसका 100 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे, सॉरी 60 का गुणा करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सॉरी दोस्तों। तो 0 से 0 कटेगा
6 चौके 24 सेकंड हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 24 सेकंड। ओके 24 सेकंड, तो देख सकते हो 4 घंटे 8 मिनट 24 सेकंड कौन से ऑप्शन में दोस्तों, डी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो दोस्तों, मान के चलो 15 व्यक्ति थे, अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा था तो 15 व्यक्ति एक दिन में मिलकर 15 ही काम करेंगे। वो अगर 30 दिन तक करेंगे तो 15 गुणा 30 अगर टोटल काम हमने निकाल लिया, हाँ ना, कितना काम कर लेंगे, 15 गुणा 30 कर लेंगे। अगर इस काम को मुझे 20 आदमियों से करवाता है और एक आदमी एक काम करता है तो 20 आदमी कितने काम करेंगे, 20 ही काम करेंगे एक दिन की। तो इफिशियंसी क्या हुई एक दिन की, 20 काम होगी, और काम टोटल इतने थे और इफिशियंसी डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो समय आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो 45 गुणा बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 22.5 आएगा, 22.5 आ जाएगा। ओके, यानी कि दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिंदु इतना इतना एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो है, यानी कि वो पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए दिए हुए हैं, जिसके आपको निर्देशांक दिए हैं, ए बिंदु के इतने, बी बिंदु के इतने, सी बिंदु के इतने। वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, हाँ है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो भाई अगर हमें इनकी भुजाओं की लंबाई अगर हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं वो क्या होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण होगा, समबाहु होगा या विषमबाहु होगा, हाँ है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर हमें किसी भी दो निर्देशांक दे दें एक लाइन के, तो उसकी जो लंबाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे ही मान के चलो यहाँ पर निर्देशांक होते ए बी, हाँ ना, यहाँ पर निर्देशांक होते एक्स वाई। ओके, तो कुछ नहीं करना, ए से एक्स का डिफरेंस लेते और स्क्वायर कर देते और प्लस करते, बी और वाई का डिफरेंस लेते, बी और वाई का डिफरेंस लेते, कुछ भी कर दीजिएगा, चाहे वाई से बी हटा दीजिएगा या बी से वाई को हटाना या वाई से बी को स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से अगर हम ए बी की लंबाई निकालेंगे तो ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे, मैं सिंपल बता देता हूँ आपको कि 1 और 3 दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आएगा, फिर यहाँ पर क्या 2, यहाँ पर कितना 4, 2 और 4 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से ए बी की जो लंबाई होगी वो रूट में 8 यूनिट होगी, हाँ ना। अब देखिए निकालेंगे बी सी की, किसकी निकालेंगे, बी सी की। तो BC के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 4, 3 और 4 का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पे कितना हुआ 4, कितना 4 और यहाँ पे कितना 1, तो 4 और 1 का अंतर लेंगे 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। इस तरह से जो इसका आंसर आएगा 10 यूनिट, यानी कि BC की जो लंबाई आएगी वो 10 यूनिट आएगी। अब हम निकालेंगे AC की, हाँ ना, क्या निकालेंगे AC की। देखो दोस्तों यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ पे कितना 4 है, तो 1 और 4 का जब अंतर लेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे, 1 और 4 का अंतर 3 होगा, स्क्वायर कर देंगे 9 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था, 1 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इस तरह बनेगा 10। इस तरह से आप देख सकते हो कि AC बराबर है BC के, यानी कि दो भुजाएं अगर बराबर हो गई तो बताओ वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, हाँ है ना, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा आपका वो, हाँ है ना। चलिए, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती है, विषमबाहु में एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। समकोण में क्या होता है कि छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम, छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम बराबर होता है बड़ी संख्या, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। भाई यहाँ पे तो देखो सबसे बड़ी भुजाएं 2 दी हैं, हाँ है ना, तो यहाँ पे समकोण की तो संभावना है ही नहीं। चलिए, समकोण आपको दिक्कत कर सकता है, सर समकोण हो सकता है, कैसे हो सकता है भैया, 2 भुजाएं समान दी हैं, कभी नहीं हो सकता दोस्तों समकोण, हाँ है ना। अगर हाँ सबसे जो छोटी छोटी वाली यहाँ पे √8 हो जाता ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ हो जाता, क्योंकि अगर इसमें 5 रूट कर देते, उसमें भी 5 रूट कर देते, √10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर। लेकिन दोनों जो समान दिए ना वो बड़ी भुजाएं की लंबाई है, जैसे कि यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे अगर और कुछ हो जाता 20 हो जाता तो समकोण बन जाता, हाँ 8 √8 की जगह 20 हो जाता तो समकोण बन जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलो, जब भी छोटी भुजा समान होती है और एक बड़ी भुजा होती है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे कि आपने नहीं देखा होगा कि जब भी यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते तो एक √2 होता है, हाँ ना, यानी कि ये वाली भुजाएं बराबर होती है, लंब और आधार, कारण कभी भी बराबर नहीं होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसको एलिगेशन लगाएंगे ना तो टाइम उतना ही लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको उतनी ही करनी पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो कुछ नहीं करना। देखो, घर में मुर्गियां हैं, अगर मैं कहूँ उनके सिरों की संख्या, तो जितनी मुर्गियों की संख्या होगी वो और प्लस बकरियों की संख्या होगी वो, उतने ही सिर होंगे, सबको जोड़ देंगे तो हाँ है ना। भाई एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2m, बकरी के 4 पैर होते हैं तो 4 भी, इस तरह से टोटल जो पैर होंगे वो 138 होंगे, हाँ ना। एलिगेशन भी लगा देंगे ना तो आप कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन उतनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आप कौन सा भी कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम देखेंगे कि मुझे m का मान चाहिए, क्या चाहिए, m का मान चाहिए, तो मैं b को समान कर दूंगा। ओके, अगर मुझे b का मान चाहिए तो मैं m का गुणा कर दूंगा, अगर मुझे m चाहिए तो भाई b को समान करना तो ऊपर 4 का गुणा कर दूंगा, हाँ है ना। तो इस तरह से इसको करें, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 यानी कि 168 बनेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से इसको माइनस कर देंगे या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हाँ है ना, बताइए आप कहोगे हाँ। तो देखो दोस्तों, अगर मैं ये 4m बनेगा, ये 4b बनेगा, तो ऊपर वाले से इसको माइनस करूंगा तो 4m से 2m जाएगा, 2m बचेगा, बराबर दोस्तों यहाँ पे 168 से 138 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
8 से 8 जाएगा 0, 6 से 3 जाएगा 30, यानी कि m का मान आएगा दोस्तों 15। हाँ है ना, हाँ है ना। अगर मुझे b का मान चाहिए होता तो भाई 2 का गुणा कर देता ऊपर और डिफरेंस ले लेता। चलिए दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। एलिगेशन लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, 42 लिख लीजिएगा दोनों जगह। यहाँ पे मान के चलो मुर्गियाँ मानना है, यहाँ पे बकरियाँ, तो मुर्गियों के पैर कितने होते हैं 2, बकरियों के पैर कितने होते हैं 4, टोटल पैर कितने 138। बस क्या करें, गुणा करके इनका क्रॉस डिफरेंस ले लेना। यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा दोस्तों उनकी किसका, उनकी संख्याओं का, यानी कि उनकी जो सिरों की संख्याओं का रेशियो आ जाएगा, जितने सिर उतनी मुर्गियाँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसके विकर्णों की लंबाई इतनी इतनी है। दोस्तों जब भी विकर्ण की लंबाई दे देना तो कुछ नहीं करना, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल यानी कि 10 गुणा 8.2। ओके, गुणा कर देंगे, ये पॉइंट से 0 हटेगा और 82 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष, यानी कि 36 लड़के उसमें एक प्रोफेसर है, यानी कि टोटल 37 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज कितना 18 वर्ष है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत 17 वर्ष हो जाता। प्रोफेसर की आयु क्या कीजिएगा। देखो दोस्तों सबका जो एवरेज दिया था वो 18 दिया था। हाँ ना, वो क्या कह रहे हैं अगर प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो भैया अगर प्रोफेसर 18 वर्ष का होता तो जो शेष बचे थे स्टूडेंट यानी कि जो लड़के बचे थे उनका एवरेज भी 18 होता। हाँ ना, क्या कम होता है, एवरेज नहीं होता। इसका मतलब अगर प्रोफेसर को हटा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले जा रहा है वो 18 से, इसलिए वो कम हो रहा है। हाँ ना, तो देखो दोस्तों अगर ज़्यादा ले जा रहा है तो आप पर लगाएंगे प्लस, देखेंगे कितना कम हो गया तो आपको 18 से 17 होगा, यानी कि 1 कम हुआ। कितने व्यक्ति शेष बचे हैं तो 36 बचे हैं, तो 36 का गुणा कर देंगे तो यानी कि इतना ज़्यादा वो ले गया है। हाँ ना, तो देखो 18 गुणा 36 यानी कि 18 प्लस 1 गुणा 36 जोड़ देंगे दोस्तों जो तो बनेगा 54। हाँ या ना बताइएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो बनेगा 54, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 54 आ रहा है, 1 मिनट, कितना 18 प्लस 36, हाँ दोस्तों 54 आएगा, ठीक है ना। मैंने सोचा 64 तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है तो उनके वर्गों का योगफल इतना दिया हुआ है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सबसे पहले संख्या मानिएगा 3x, 7x और 8x, है ना। ये क्या है, वर्गों का योगफल। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर बनेगा, प्लस 7x का करेंगे तो 49x स्क्वायर बनेगा, प्लस 8 का करेंगे तो 64x स्क्वायर बनेगा। हाँ ना, और इन सबका सम दिया वो कितना दिया है 7808। हाँ ना दोस्तों, इन सबको जोड़ के जो भी वैल्यू है उस और इसमें अगर डिवाइड करेंगे 9, 49 और 64 को जोड़ के इसको डिवाइड कर देंगे 7808 को, तो जो एक्स स्क्वायर जो वैल्यू निकल कर आई वो आई दोस्तों 64। हाँ ना, कर लीजिएगा इतनी कैलकुलेशन प्लीज दोस्तों, क्वेश्चन में अच्छे से नहीं समझ आ पाऊंगा अगर थोड़ा कैलकुलेशन करने लगूंगा यहाँ पे तो, ठीक है ना। हमें तो अगर संख्या चाहिए तो मुझे एक्स का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाँ है ना, बताइएगा। हाँ है ना। कोई बच्चा कहेगा सर माइनस में क्यों नहीं ले रहे, तो बेटा जो एक्स है ना वो सबका क्या है एचसीएफ है। क्या दोस्तों एचसीएफ है, और भाई साहब एचसीएफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, एचसीएफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, यानी कि यहाँ माइनस मत लीजिएगा प्लस ही लीजिएगा। तो उनमें सबसे छोटी संख्या, भाई सबसे छोटी संख्या कितनी है 3x है, तो 3x अगर हम वैल्यू चाहिए x की वैल्यू 8 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 24 हो जाएगी। हाँ है ना, 3 गुना 8 कर देंगे 24 हो जाएगी। हाँ या ना, ठीक है ना। दोस्तों इसमें दिया है कि ए ने एक बैंक में 8000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की है। बी ने 6000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर जमा किया है। 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशियों में के बीच अंतर क्या हुआ। तो सबसे पहले ए का ब्याज निकालेंगे। 8% 1 वर्ष का था, 3 वर्ष का दोस्तों 24% होगा, यानी कि 8000 का जब ब्याज लेंगे साधारण ब्याज तो 24% लेंगे। हाँ ना, 8 गुना 3 कर देंगे 24, तो इस तरह से 24% था, परसेंट हटाएंगे 100 का डिवाइड कर देंगे। ओके, 100 का ही डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, इस तरह से इसको निकालेंगे। 8 चौका 32 होता है, 0 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि 1920 आएगा। हाँ है ना। अगर हम देखेंगे बी का, तो बी क्या है 10% रेट है और 3 वर्ष है, तो भाई 1 वर्ष में जो अनुपात होगा वो 10 से 11 होगा कि नहीं होगा। हाँ है ना, एक और पी अनुपात ए क्या होगा 10 से 11 होगा, लेकिन हमें 3 वर्ष का चाहिए तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ है ना, 3 घात करनी पड़ेगी, गुणा नहीं करना है, 3 घात करनी है। 1 वर्ष का निकालना तो 1 घात कीजिए, 2 वर्ष का निकालना तो 2 घात कीजिए, 3 वर्ष का निकालना तो 3 घात कीजिए। 3 घात करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 1000 अनुपात 1331। हाँ है ना। ओके, अगर मैंने कहा कि मुझे सी आई चाहिए तो सी आई क्या होगा ए माइनस पी, क्या होगा दोस्तों ए माइनस पी, तो यहाँ से निकालेंगे तो 331 आपका क्या हो जाएगा सी आई हो जाएगा। तो भाई अगर हम 331 की वैल्यू निकालें ऑप्शन में तो कैसे निकालेंगे। आपको क्या दिया यहाँ पे 6000 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 6000, और 6000 किसका दिया मूलधन, मूलधन कितना दोस्तों प्रश्न में 1000 है। हाँ है ना, और 331 की वैल्यू हमें चाहिए। हाँ है ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे 6000 को तो 6 बचेगा, और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 36 18 और 36 18 19, यानी कि कितना बनेगा दोस्तों 1986 बनेगा। हाँ है ना, तो दोनों का अगर डिफरेंस देखें 1920 और 1986 का तो कितना आ जाएगा दोस्तों 66 आ जाएगा। हाँ है ना, डिफरेंस इनकी अंतर लेना है। तो चलिए दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 66 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर जाए, कितनी भिन्न के अंश में, यानी कि भिन्न होती है a/b। हाँ है ना, और अंश में अगर 30% की वृद्धि कर रहा है तो 130 बन जाएगा और परसेंट बन लगेगा। हाँ है ना, और हर में 35% की कमी यानी कि 65% बचेगा। हाँ है ना,
तो इस तरह से जो इसका मान है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 3/15 आ रहा है ना। तो परसेंट से परसेंट हटा देंगे, 65 से काट देंगे इसको, 130 को तो 2 बार कटेगा, है ना। तो A/B, ये आपका ऊपर 2 है दोस्तों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बटे कितना आ जाएगा 30। भाई 3/30 का मतलब होता है 1/10, है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1/10 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष पर बचे। देखो दोस्तों इस तरह के सवालों में सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2, 3, 5 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 30, है ना। अगर वो पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो पहले इसका 1 कर देते तुरंत, लेकिन वो कह रहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो दोस्तों 100, यही तो होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसको क्या कर दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या लेना है, उसको एलसीएम से डिवाइड करना है, एलसीएम से डिवाइड करना है। एलसीएम के बाद अगर आप देखोगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 10 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या दोस्तों, रिमाइंडर आ जाएगा 10। भागफल से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। डिवाइड करना, जो आपका रिमाइंडर आएगा 10 आएगा। अगर हमें चाहिए कि संख्या कौन सी है जो 30 से कटे, संख्या कौन सी जो 30 से कटे, तो भाई 1000 लिखना है, 1000। भाई 10 में कितने जोड़ दूं कि रिमाइंडर 0 बन जाए, तो भाई 20 जोड़ना पड़ेगा, नहीं 30 बनाना पड़ेगा, है ना। तो भाई क्या करेंगे, 30 - 10 कर देंगे, 30 - 10 कर देंगे, यानी कि हमें 20 को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर रिमाइंडर 0 बचेगा। तो भाई जो संख्या है दोस्तों वो हमारी 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, लेकिन वो कह रहा है एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यानी कि 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर। तो भाई साहब जब एक रिमाइंडर बचाना तो मुझे अलग से एक को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको भी हाँ, तो इस तरह सबको जोड़ देंगे तो बनेगा 10, 21। ओके 10, 21 बी ऑप्शन में आपको मिल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 56% के बराबर है। देखो दोस्तों अगर मुझे रेट निकालनी है तो अगर आपको साधारण ब्याज परसेंट में दिया है, साधारण ब्याज परसेंट में अगर नहीं दिया होता तो ऐसे निकालते अपन, SI/P यानी कि मूलधन गुणा 100, ऐसे निकालते हैं SI%, ठीक है ना। तो आपको ऑलरेडी अगर ये दिया हुआ है तो ये R/N बराबर होता है दोस्तों SI%, है ना। यहाँ पे भी परसेंट होता है क्योंकि रेट तो परसेंट में ही रहता है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना, अगर मुझे R का मान निकालना तो SI% मुझे N का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें कि 56/7 का डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 8%, है ना। अगर पूछ रहा है कि तो वह कितने रिक्त स्थान के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन के बराबर का मतलब होता है दोस्तों 100% SI हो जाना। ओके कितना SI हो जाना। और अगर मुझे समय चाहिए तो परसेंट को किससे डिवाइड कर दूंगा, रेट से। रेट कितनी दी हुई, 8 दी हुई है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे दोस्तों, जो आंसर आएगा 12 वर्ष 12 महीने नहीं, 12 वर्ष 6 महीने आएगा, यानी कि दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की भुजा के दुगनी के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों एक वर्ग दिया था। ओके एक वर्ग दिया था जिसका एरिया कितना दिया था, 30, 25 दिया था। तो भाई जो किसके बराबर होगा, A² के बराबर होगा, है ना। अगर मुझे A का वैल्यू चाहिए तो दोनों इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो जो A की जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों वो क्या आएगी दोस्तों, आपकी 55 आई। क्या आएगी, 55 आई, है ना। भैया 30, 25 का निकालना तो 25 से 5 लिख दो, इसके 2 फैक्टर कर दो, 5 गुणा 6, तो भाई छोटा वाला यहाँ पे लिख दो, है ना। तो ऐसा मैं पहली बार बहुत बार बता चुका हूँ। तो जो भुजा है दोस्तों वृत्त की वो कितनी आ गई दोस्तों, 55 आ गई, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की भुजा के दोगुने के बराबर है, यानी कि जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या दोस्तों इसके दोगुने के बराबर होगी, भुजा के वृत्त की कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। अब एक आयत दिया हुआ है, अब वो क्या कह रहा है, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है, यानी कि जो अगर लंबाई निकालेंगे तो 110 का 3/5 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके लेकिन अगर हम देखिए आयत की चौड़ाई निकालेंगे तो क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया के लिए आपको लंबाई चौड़ाई दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो चौड़ाई निकालने के लिए वृत्त की भुजा के 5वें भाग के बराबर, अरे भैया इसका 1/5 कर देंगे तो आपकी आयत की चौड़ाई निकल आएगी, 55/5 ही करना पड़ेगा। और एरिया निकालेंगे तो दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 से इसको काटेंगे 11 बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 22 बार जाएगा। ओके तो 66 गुणा 11 करेंगे, गुणा 11 6 66, 6 बचेगा, 6 66 और 6 दोस्तों आपका हो जाएगा 72। ओके तो आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/9 और 16/81, 32/117, 54/189 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों महत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे पहले भिन्नों का एचसीएफ निकालना है। तो जो अंश है A/B इसका इनका सबका तो क्या निकालेंगे दोस्तों, अपन एचसीएफ निकालेंगे। जो हार है दोस्तों उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो भाई 2, 16, 32 और 54 का अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ हमेशा होता है या तो छोटी संख्या होगा या उसका फैक्टर होगा। तो देखो दोस्तों 2 दिख रहा था तो 2 का आंसर 2 ही होगा। वैसे ही आप देख सकते हो अगर उसमें 2 शामिल है और उसमें सभी संख्या क्या है, सम है, तो उसका एचसीएफ 2 ही होगा, है ना। तो ऊपर तो 2 आएगा और नीचे आएगा 9, 81, 117, 189 का एलसीएम आएगा, है ना। तो भाई साहब ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो 2 केवल ऊपर एक ही ऑप्शन मिल रहा था, वो है था सी। वैसे भी अगर 2 ऑप्शन मिल जाता तो अपन क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम ले लेते। एलसीएम में भी अगर आप देखते तो 9 का मल्टीपल देखना पड़ता, तो आप देख लेते, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अगर मान के चलो 2 ऑप्शन हमारे गलत हो जाते, यहाँ पे भी 2 हो जाता, है ना। तो अपन इनके हर को देखते 9 से मल्टीप्लाई होते, तो यहाँ पे तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, ठीक है ना। फिर अपन 7 से भी देख सकते थे, ठीक है ना। किससे देख सकते थे, 7 से भी देख सकते हैं, है ना।
ओके, क्योंकि 189 में 7 फैक्टर गुणा कितना है 7 1 और 7 यानी 17 गुणा 7 है, हाँ ना, सॉरी 17 गुणा 7 नहीं हुआ, 1 मिनट, 7 से काटेंगे कितना बनेगा 7 दूनी 14 यानी कि 2 और 4 यानी 7 गुणा 24 है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, मान के चलो ये नहीं होता, ये हो जाता, ये वाला यानी यहाँ पे 2 हो जाता, तो भाई यहाँ पे देखते हैं 9 से नहीं कट रहा था, है ना, लेकिन ए 9 से कट रहा था, तो यहाँ पे इसको लगा देते अपन। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया ए और बी की आयु का अनुपात दिया 5:3, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात दिया 10:7। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना हुआ। देखो दोस्तों, अगर हम अनुपात दिया था 5:3 और यहाँ पे दिया 10:7, तो भाई दोनों जगह जो अनुपात होगा वो तो जो अंतर होगा, अनुपात नहीं अंतर, यहाँ पे अंतर कितने का 3 का, यहाँ पे अंतर कितने का 2 का, तो भाई दोनों जगह अगर अंतर समान करना तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे और 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, हाँ ना। तो भाई यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 15 और 9, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 20 और 14, है ना। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ए बी की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना होगा। तो भाई अंतर तो वर्तमान पूछो या 10 वर्ष बाद पूछो, अंतर तो हमेशा समान ही है ना। तो आप क्या देखोगे 15 में हम क्या जोड़े रेशियो में, तो आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना। और वैसे वो क्या कह रहा है 5 वर्षों के बाद, तो वैसे ईयर में भी 5 जोड़ेगा, है ना, यानी कि 5 ईयर बराबर होंगे दोस्तों 5 रेशियो के। अगर वो अंतर पूछ रहा है तो अंतर यहाँ पे भी 6 है, सॉरी हाँ 6 है, यहाँ पे भी कितना 6 है, यानी 6 रेशियो का अंतर पूछ रहा है, तो 6 रेशियो गुणा कर देंगे, तो आर से आर कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि जो आएगा अंतर वो आएगा 6 रेशियो नहीं ईयर। ओके, कितना का 6 ईयर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।